अंचल के इस बुलेटिन में मैं अपूर्वा सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं और इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम बताएंगे। तो सुबह 10:15 पर विधानसभा के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम साय। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होंगे। तो कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है और आज सत्र का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सत्र में शामिल होंगे। सुबह 10:15 पर विधानसभा के लिए सीएम साय अपने निवास से रवाना हो जाएंगे। तो सुबह 10:15 पर विधानसभा के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल उनका जो कार्यक्रम निकलकर सामने आया, जो शेड्यूल निकलकर सामने आया, उनमें सिर्फ उनके विधानसभा में के शीतकालीन सत्र में शामिल होने की जानकारी है। तो शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है आज। कल रविवार से छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और उसमें आज शामिल होने के लिए सुबह 10:15 पर सीएम विष्णुदेव साय विधानसभा के लिए रवाना होंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम है ये, जहां वो विधानसभा के लिए आपको बता दें सुबह 10:15 के लिए रवाना हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। सत्र का दूसरा दिन है आज। तो कल रविवार को शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी और सत्र का आज दूसरा दिन है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम विष्णुदेव साय विधानसभा पहुंचेंगे। नए विधानसभा ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता हसन मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हसन, फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो सिर्फ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वे शामिल होंगे। इसके अलावा कहां कहां जाने वाले हैं, कोई जानकारी निकलकर सामने वाली है? और शीत सत्र की अगर बात करते हैं तो कैसा रहने वाला है आज का दूसरा दिन? बिल्कुल, देखिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। कल पहला दिन था। पहले दिन जो है विजन 2047 पर चर्चा जो है वो की गई। छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा करने के बाद विधानसभा जो है आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। आज सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। सीएम साय के आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज केवल उनका विधानसभा जाने का कार्यक्रम है। फिलहाल जो तय किया गया उसके मुताबिक सुबह 10:30 बजे वे सीएम निवास से रवाना होंगे। 11 बजे से वे सत्र में शामिल होंगे और शाम 5:30 बजे तक विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। आज के सत्र को लेकर के बात करूं तो कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। खासतौर पर अगर बात करें तो आज विपक्ष जो है वो आज सत्र में शामिल होगा। पहले दिन का विपक्ष ने बहिष्कार किया था। आज दूसरे दिन से विधानसभा के सत्र में विपक्ष शामिल होगा, जिसमें बिजली बिल से लेकर के जमीन की गाइडलाइन और इसके अलावा महंगाई को लेकर के आज विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आएगा। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों की भी कल देर रात जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास में तमाम भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी। आज विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। तो बिल्कुल सत्ता पक्ष ने भी पूरी तैयारी करके रखी है कि किस तरीके से विपक्ष को जवाब सत्र में देना है, विधानसभा में देना है। बने रहिएगा सर आप हमारे साथ। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तो जल्द ही सरगुजा ओलंपिक का होगा आयोजन। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को मिलेगा बढ़ावा। सरगुजा संभाग के खिलाड़ियों को मिलेंगे अवसर। सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता को भी मिलेगा बढ़ावा। बस्तर ओलंपिक की सफलता के बाद यह फैसला लिया गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसको लेकर जानकारी दी है। तो बस्तर ओलंपिक की सफलता के बाद इसका फैसला लिया गया है और डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसकी जानकारी भी दी है। तो जल्द ही आपको बता दें कि सरगुजा ओलंपिक का भी आयोजन होगा। बस्तर ओलंपिक के बाद अब सरगुजा ओलंपिक के आयोजन की तैयारियां हैं। बस्तर ओलंपिक की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने सरगुजा ओलंपिक कराने का भी निर्णय किया है। आने वाले समय में हम सरगुजा ओलंपिक का भी आयोजन करेंगे। उसकी तैयारियां प्रारंभ हो गई है।
तो हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हसन, हम सबने देखा कि बस्तर ओलंपिक का किस तरीके से पूरा सफल हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इसके समापन समारोह में सम्मिलित होने के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। अब सरगुजा ओलंपिक के आयोजन की तैयारी होने वाली है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसको लेकर जानकारी दी है। सरगुजा ओलंपिक की अगर हम बात करें तो किस तरीके से इसका आयोजन होगा, क्या क्या खेल होंगे, कौन कौन लोग सम्मिलित हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जिसमें खास तौर पर ये देखने को मिला कि जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, ऐसे नक्सली जो है अब वो खेल के मैदान में अपने खेल का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। वहीं अब इसके बाद सरगुजा में भी सरकार ने फैसला लिया कि जल्द ही सरगुजा ओलंपिक का भी आयोजन जो है वो किया जाएगा, ताकि जो सरगुजा के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं वहाँ के जो खिलाड़ियों को है अपना खेल में जो अवसर है वो उन्हें मिल सके और अपने जो प्रतिभा है वो इस सरगुजा ओलंपिक के माध्यम से दिखा सकेंगे। इसको लेकर के तैयारियां जो है वो शुरू की जा रही हैं। जल्द ही तिथि जो है वो तय की जाएगी कि कब से कब तक सरगुजा ओलंपिक करना है और किन खेलों का चयन होगा। ये फिलहाल चयन नहीं किया गया, लेकिन कई अलग अलग खेल जो है वो देखने को मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं सरगुजा ओलंपिक से सरगुजा में सामाजिक और सांस्कृतिक सरसता को भी जो है वो बढ़ावा मिलते हुए दिखाई देगा। तो बिल्कुल डिप्टी सीएम अरुण साव ने लेकर इसको जानकारी भी दी है। तो आपको बता दें कि जल्द ही अब सरगुजा ओलंपिक का भी आयोजन होना है। बने रहिएगा सन आप हमारे साथ। राजधानी रायपुर से खबर, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नया रायपुर स्थित संवाद कार्यालय में होगी प्रेस वार्ता। 2 साल की विभागीय उपलब्धियों की देंगे जानकारी। आवास एवं पर्यावरण विभाग की उपलब्धियों की जानकारी देंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी। तो 2 साल की विभागीय उपलब्धियों की जानकारी देते हुए नजर आएंगे आज वित्त मंत्री। कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आवास और पर्यावरण विभाग की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी, जानकारियां देंगे। 2 साल पूरे हो चुके हैं, सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए नजर आएंगे। आपसे पहले जान लेते हैं कि किस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारियां देने वाले हैं, उपलब्धियां गिनाने वाले हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी, उनमें क्या क्या उपलब्धियां हैं? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि सरकार के कार्यकाल को 2 साल का समय जो है वो पूरा हो गया है। ऐसे में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने विभाग आवास और पर्यावरण विभाग में जो कामकाज किए गए, जो उपलब्धियां हैं 2 साल की, उन्हें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को बताएंगे। खास तौर पर बात करें आवास एवं पर्यावरण, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लाखों लोगों को प्रधानमंत्री आवास जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी के विभाग के द्वारा जो है वो मिला है। कहीं ना कहीं सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत घोषणा भी की थी कि सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास तमाम उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास अपने घर नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धियां जो है वो आवास और पर्यावरण विभाग में है। ऐसे में तमाम अपने विभागों की जानकारी आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देंगे। आज दोपहर 3:30 बजे प्रेस वार्ता होगी, जिसमें वो अपने पूरे 2 साल के कार्यकाल, अपने विभाग के जो कामकाज किए गए और उपलब्धियां हैं उन्हें बताएंगे। तो बिल्कुल अपने विभाग की उपलब्धियां और कार्य का जो काम हुए हैं उनके बारे में बताते हुए नजर आएंगे आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी। तमाम जानकारी के लिए हसन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इधर आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। वाराणसी और जौनपुर का करेंगे दौरा। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। 11:15 पर कृपा मेमोरियल अस्पताल भी जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दोपहर 2:30 पर जौनपुर में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के बाद भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम। भोपाल में शाम 7 बजे तानसेन संगीत समारोह 2025 का शुभारंभ करेंगे। 7:30 यानी कि 7:30 बजे विधानसभा विशेष सत्र की तैयारियों के संबंध में बैठक लेंगे। तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का पूरा कार्यक्रम, आज का उनका पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। और उत्तर प्रदेश के भी दौरे पर रहने वाले हैं सीएम आज। इसके साथ साथ भोपाल में भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश के दौरे की उनकी अगर हम बात कर ले तो वाराणसी और जौनपुर का दौरा करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सबसे पहले वे दर्शन करेंगे। 11:15 पर कृपा मेमोरियल अस्पताल भी जाएंगे सीएम। दोपहर 2:30 बजे जौनपुर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का रविवार को आगाज हुआ। सदन में विजन 2047 पर दिन भर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष भौतिक रूप से तो अनुपस्थित रहा, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य ही कुछ मामलों में विपक्ष की भूमिका अदा करते नजर आए। सदन में विजन 2047 को लेकर हुई चर्चा में क्या कुछ रहा खास, क्यों सदन में नजर आई तल्खी, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहली बार रविवार को शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अंजोर छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ के विकास की अवधारणाओं को तथ्यों
और आंकड़ों के साथ सदन में प्रस्तुत किया। लगभग 1 घंटे के संबोधन में ओपी चौधरी ने प्रदेश की जीडीपी से लेकर उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, एजुकेशन, हेल्थ समेत तमाम विषयों में विकास की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने महत्वपूर्ण चर्चा में विपक्ष की गैर मौजूदगी पर भी तंज कसा। ओपी चौधरी के बाद अगले वक्ता के रूप में अजय चंद्राकर ने अपना वक्तव्य दिया। सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक के रूप में अजय चंद्राकर ने लगभग 1.25 घंटे भाषण दिया। इस पूरे समय में उन्होंने विपक्ष की कमी पूरी कर दी। अपने चिर परिचित अंदाज में अजय चंद्राकर ने सबसे पहले चर्चा की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि किस नियम या किस व्यवस्था के तहत सदन में चर्चा की जा रही है। इसके बाद अजय चंद्राकर ने अंजोर छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट के एक विषय पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने सत्ता पक्ष को ही हैरत में डाल दिया। विजन डॉक्यूमेंट में गरीबी उन्मूलन और रोजगार का उल्लेख नहीं होने का मुद्दा उठाया। उद्योग नीति को लेकर भी अजय चंद्राकर ने तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने पूछा कि उद्योग नीति लागू करने के लिए बनाया गया है या संशोधन करने के लिए बनाया गया है। हर 10 से 15 दिनों में इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। अजय चंद्राकर के वक्तव्य के दौरान सदन में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ नोकझोंक की स्थिति भी निर्मित हो गई। अजय चंद्राकर के वक्तव्य पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नाराजगी जताते हुए आसंदी से हस्तक्षेप का आग्रह किया। इस दौरान दोनों ही नेता एक दूसरे पर तल्ख टिप्पणी करते नजर आए। अजय चंद्राकर के बाद धर्मलाल कौशिक, राजेश मुणत और धर्मजीत सिंह ने भी विजन डॉक्यूमेंट को लेकर अपनी बातें रखी। इस दौरान वरिष्ठ विधायकों ने तीखे स्वर में विजन डॉक्यूमेंट की कमियां भी गिनाई और सुझाव भी दिए। राजेश मुणत ने कहा कि जितनी गंभीरता से विजन डॉक्यूमेंट को बनाया गया, उतनी ही गंभीरता से क्रियान्वित करने पर भी जोर देना चाहिए। धर्मजीत सिंह ने सिर्फ मंत्रियों के क्षेत्र में काम होने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि क्या बाकी विधायक सिर्फ गाली खाने के लिए हैं? अगर विधायकों के क्षेत्र में काम नहीं होगा तो जनता के बीच कैसे जाएंगे? वहीं लता उसेंडी ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर सवाल उठाए। सदन में कई विधायकों ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 की जमकर सराहना भी की। इसे छत्तीसगढ़ के विकास का रोड मैप बताया। इस दौरान विपक्ष की गैर मौजूदगी को लेकर मंत्रियों और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी तंज कसा। गरीबी उन्मूलन को आपने स्पर्श नहीं किया है, वुमेन एम्पावरमेंट को आपने स्पर्श नहीं किया है, आपने लॉ एंड ऑर्डर पुलिस विभाग को स्पर्श नहीं किया है, आपने समाज कल्याण को स्पर्श नहीं किया है। अनुमान से दुनिया में महामंदी आई, युद्ध के दौर चल रहे हैं, दुनिया के अनुमान ध्वस्त हो गए थे। मेड इन छत्तीसगढ़, मेक इन छत्तीसगढ़ कहां पर? छत्तीसगढ़ की जीडीपी जो 2000 में 21,000 करोड़ रुपए थी, वो आज 5,67,000 करोड़ रुपए 2024 तक पहुंच गई थी। उसे 15 गुना बढ़ाते हुए 75 लाख करोड़ तक पहुंचाने की एक सपना, एक विजन, एक रोड मैप हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देखा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कई मायनों में बेहद खास रहा। पहली बार रविवार को सदन के कामकाज का संचालन हुआ। पहली बार नए विधानसभा में सदन की कार्रवाई संचालित हुई। विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा भी सदन में पहली बार हुई। विपक्ष के सदस्य वैसे तो इस चर्चा से बाहर रहे, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य ही विपक्ष के सदस्यों की कमी पूरी करती नजर आए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विकसित छत्तीसगढ़ की जिस परिकल्पना पर सदन में गंभीर चर्चा की गई, धरातल पर वह कब और किस रूप में फलीभूत होती है। गौरव शर्मा, रायपुर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो डीजीसीए के नियमों में बदलाव की वजह से देश भर में हवाई यात्रा प्रभावित हुई थी। लगभग 10 दिनों तक सफाई यात्रा पर बड़ा संकट आ पड़ा था। हजारों फ्लाइट्स या तो कैंसिल हुई या रीशेड्यूल और डिले हुई। इधर 10 दिन बाद फ्लाइट का सिस्टम सुधर गया है। रायपुर से हवाई सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है, देखिए। पिछले कई दिनों से देश भर के साथ ही रायपुर एयरपोर्ट पर डीजीसीए के नए नियम, तकनीकी कारणों की दिक्कत और फ्लाइट क्रू की हड़ताल के चलते फ्लाइटें लेट हो रही थीं या तो कैंसिल हो रही थीं। इसका सीधा असर यात्रियों के आवाजाही पर पड़ रहा था। जो फ्लाइटें ऑपरेट हो रही थीं, उनके टिकट के दाम अचानक से आसमान छूने लगे थे। डीजीसीए के नए नियमों में कुछ ऐसे फैसले वापस लिए गए हैं जिसके बाद हालात अब धीरे धीरे करके सामान्य हो रहे हैं। राजधानी रायपुर से दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु की फ्लाइटें समय पर उड़ान भर रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए ऑपरेशनल सिस्टम को पूरी तरह से स्टेबल बना दिया गया है और किराया भी काफी हद तक कम हो चुका है। रायपुर से अलग अलग शहरों का एयर फेयर, रायपुर से दिल्ली 6500 से लेकर 10,000 तक, रायपुर से मुंबई 8,000 से 12,000, रायपुर से कोलकाता 7,700 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक,
रायपुर हैदराबाद 6,500 से लेकर 9,200 रुपए तक, रायपुर से बेंगलुरु 9,500 से 12,000 रुपए तक। रायपुर एयरपोर्ट पर हालात सामान्य नजर आ रही हैं। हालांकि मुंबई जाने वाली फ्लाइटें डिले हैं, लेकिन बाकी शहरों तक यात्रियों को न सिर्फ उड़ानें मिल रही हैं, बल्कि टिकट के दाम में भी पहले से राहत मिल रही है। मुंबई रूट के लिए पूरी तरह से सामान्य होते ही एयर कनेक्टिविटी और बेहतर होने की उम्मीद है। डीजीसीए के नए नियमों के तहत 10 दिनों तक देश भर में हजारों फ्लाइट्स डिले, कैंसिल और रीशेड्यूल देखने को मिली। इसका असर राजधानी रायपुर में भी देखने को मिला, जहां पर दर्जनों फ्लाइटों को कैंसिल किया गया, रीशेड्यूल किया गया, इसके अलावा डिले भी किया गया। वहीं अब 10 दिनों के बाद आखिरकार फ्लाइट का जो सिस्टम है देश भर में सुधर चुका है। खास तौर पर राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में फ्लाइट ऑपरेशंस सामान्य हो चुका है और सभी महानगरों की फ्लाइट जो है वो फ्लाइट टाइम पर चल रही है, शेड्यूल्ड है और किसी भी फ्लाइट में डिले देखने को नहीं मिल रहा है। किराए की बात करें तो जो किराया आसमान छू रहा था वो भी अब लगभग सामान्य दरों पर आ चुका है। इसके अलावा इस बार जो ठंडी की छुट्टियां हैं वो लोगों को मनाना काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। सामान्य दिनों से इस बार विंटर सीजन में यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही फ्लाइट का किराया भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस वक्त क्राइसिस था उसके मुताबिक अब जो फ्लाइट का किराया है वो कंपनियों के द्वारा कम कर दिया गया है। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। इधर इंदौर में रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। बैठक में इंदौर के समग्र और दीर्घकालिक विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिले के सभी विधायक, अनेक विभागों के सचिव, एमडी और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, यातायात, उद्योग, पर्यटन और सामाजिक विकास से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक का सबसे अहम प्रस्ताव इंदौर मेट्रो परियोजना से जुड़ा रहा। खजराना से बड़ा गणपति का मेट्रो ट्रेन को अंडरग्राउंड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस वार्ता में बताया कि अंडरग्राउंड मेट्रो रूट पर सभी की सहमति बनी है। इस पर 800 से 900 करोड़ का अतिरिक्त व्यय आएगा, जिसे प्रदेश सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही बीआरटीएस कॉरिडोर पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का भी निर्णय लिया गया है। MR10 क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर और स्टार्टअप हब विकसित करने के लिए जमीन चिन्हित की गई है। आगामी 25 वर्षों के ट्रैफिक प्रबंधन पर गहन चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े शहरों से सीख लेकर इंदौर को भविष्य के लिए आदर्श और सुरक्षित महानगर बनाया जाएगा। मंत्री, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष सबके साथ इंदौर के साथ जोड़कर इंदौर मेट्रोपॉलिटन, इनके सारे विषयों को लेकर के विस्तार से एक बैठक की गई, जिस बैठक के माध्यम से जो हमारे जैसे उदाहरण के लिए मेट्रो रेल परियोजना, इसके रूट के निर्धारण के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसको सफल बनाने के लिए मूल प्रस्ताव जो था उस प्रस्ताव में उसको रिवाइज भी हुआ था, लेकिन रिवाइज के बाद में भी कष्ट थे। तो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह एक बार फिर विवादों में घिर गए। रतलाम में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में मंत्री ने लाडली बहना योजना को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने सियासत को गरमा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार करोड़ों रुपए दे रही है, इसलिए लाडली बहनों को मुख्यमंत्री का सम्मान करने आना चाहिए और जो नहीं जाएंगी उनके जांच पेंडिंग कर दी जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि जिले में 2.5 लाख लाडली बहनें हैं, उनमें से कम 50,000 को सम्मान के लिए आना चाहिए। कांग्रेस ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग की है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसे करोड़ों लाडली बहनों का अपमान करार दिया है। जब 1500 रुपए के हिसाब से हम करोड़ों रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए, तो बहन अपने भाई का सम्मान तो करे ना। 2.5 लाख में से 50,000 तो आए, मुझे नंगा दे। देखो यार, जो आएंगे उनके 250 बना देंगे और नहीं तो फिर जिनके 250 पड़ रहे हैं तो कौन अधिकारी भाई, जरा जांच के बाद ही देखेंगे। बना रहे किसी को आधार में वो लिंक दिए है ना, तो जांच से थोड़ा ट्रेंडिंग कर दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री विजय शाह ने बहनों का और महिलाओं का अपमान किया है। पहले कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था, ये कह के कि वो आतंकवादियों की बहन है और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब वो कह रहे हैं कि लाडली बहना
जब तक मुख्यमंत्री का सम्मान करने नहीं आएंगी उनके खातों की जांच कराई जाएगी और 250 रुपए उनको नहीं दिया जाएगा। ये सीधा सीधा लाडली बहनों का अपमान है, करोड़ों महिलाओं का अपमान है। मैं समझता हूँ इस तरह के मंत्री को मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगली खबर रीवा से, जहां के शासकीय गांधी स्मारक चिकित्सालय के गायनी विभाग में आगजनी की घटना में पैदा हुए नवजात बच्चा आग की चपेट में आ गया। गोविंदगढ़ के गहरा की निवासी कंचन साकेत ने ऑपरेशन के दौरान बच्चा जन्म दिया। आग लगने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया और नवजात ऑपरेशन थिएटर में ही छूट गया। शुरुआत में अस्पताल प्रबंधन ने मामले को छुपाने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब मामला उजागर हुआ तब प्रबंधन ने इसे स्वीकार किया। हाँ, ये बात सही है कि एक जो प्लेसेंटा प्रीविया था उसके ब्लड की काफी कमी थी और उसका पहले से आईयूडी था बच्चा। जब वो मृतक बच्चा निकला है और उसी समय आग लगी, जब निकला है और जब उसको सील रहे थे अंतिम सूचना तभी आग लगी है। तो अफरा तफरी में वो सब लोग लेके भागे हैं, उस पेशेंट को बचाए हैं, जाके मेजर ओटी में गए हैं, नीचे इमरजेंसी ओटी में। और उसी में हमको लगता है कि उसका शव जो है, बच्चे का शव जो वहां रखा रह गया था, तो वो गंभीर रूप से झुलस गया है। ये बात सही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए INH के साथ। नमस्कार।